बताऊं, एक और अच्छी बात बताऊं, ये अकेला नया चैप्टर नहीं है, ये फिजिक्स का, अच्छा थोड़ी लेट है, सही पर आया कर, ये केवल नया चैप्टर ही नहीं है, फिजिक्स की ब्रांच भी थोड़ी सी चेंज हो रही है। अभी तक हम जिस ब्रांच को पढ़ रहे थे वो कौन था? मैकेनिक्स, नॉट काइनेमेटिक्स। द ब्रांच वाज मैकेनिक्स। क्या पढ़ रहे थे बोलो बच्चों? मैकेनिक्स। ये भी मैकेनिक्स ही है, पर इसको हम जनरली मैकेनिक्स 2 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैकेनिक्स 2। क्या फर्क आएगा? फोर्स का नेचर चेंज हो जाएगा, फोर्स का नेचर चेंज हो जाएगा, फोर्स तो अभी भी लगेगी। पहले मैकेनिक्स 1 में फोर्स क्या करती थी? सबका ध्यान बोर्ड पर हो भाई, आपस में डिस्कशन बंद करो। पुराने लॉज ऑफ मोशन में फोर्स क्या करती थी? या तो बॉडी को एक्सेलरेट करती थी या बॉडी को रेस्ट में रखने में मदद करती थी। जैसे मेरे पे नेट फोर्स 0 है, मेरे पे mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, मैं रेस्ट पर हूं, ठीक है ना? पे चला जाऊं और ग्राउंड के साथ कांटेक्ट लूज कर दूं तो दूसरा मतलब था मैं जंप कर जाऊं, तो फोर्स मुझे कहां लेकर आ रही है? नीचे, है ना? किसी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, अगर नेट फोर्स लग रही होगी तो मोशन कैसा होगा प्यारे बच्चों? एक्सेलरेटेड। और अगर नेट फोर्स 0 होगी तो बॉडी किसमें होगी? या तो रेस्ट में, या मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। यहां सिचुएशन देखो क्या है। मान लो मेरे पास ये एक रॉड है, थोड़े खड़े रहोगे, ये मेरे पास एक रॉड है, देखना बच्चों क्या इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं? अगर फील हो रहा है मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक ठाक फोर्स लगा रहा हूं, या तो फोर्स लगा रहा हूं, बट मेरी इस फोर्स लगाने की टेंडेंसी को मूव करना है ही नहीं। फोर्स लगाने की टेंडेंसी क्या है? कि शेप को चेंज करना, शेप को चेंज करना। तो समझ में आ रही है? देखो देखो, अभी मैंने फोर्स लगाई, अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं आई, लेकिन इस पेन का क्या चेंज हो गया? शेप। हम शेप चेंज शब्द यूज नहीं करेंगे फिजिक्स। क्या शब्द यूज नहीं करेंगे? शेप चेंज नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लिटरल बात लगती है, लिटरेचर की बात लगती है, लैंग्वेज की बात लगती है। तो हम साइंटिफिक टर्म में, साइंस के टर्म में, फिजिक्स टर्म में बात करेंगे। और ये शेप चेंज होना को पढ़ना है, का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी सारी कंस्ट्रक्शंस में, सारी कंस्ट्रक्शन, सारी कंस्ट्रक्शन। आप में जितने लोग भी आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, आर्किटेक्ट का मतलब केवल किसी डिजाइन करना नहीं होता, फिर हर पेंटर भी आर्किटेक्ट बन जाता। देयर इज अ डिफरेंस इन पेंटर एंड एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जब कोई डिजाइन बनाता है उसकी फिजिक्स के हर पॉइंट का बहुत ध्यान रखता है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो एरोप्लेन की शेप स्ट्रीमलाइन होती है। मैं थोड़ा सा आपको पहले चैप्टर की तरफ लेके जा रहा हूं। आपका एरोप्लेन का शेप कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन, है ना? अब कभी भी नहीं देखोगे कि सामने से बिल्कुल फ्लैट सा एक एरोप्लेन बन जाएगा, नहीं बन सकता, क्योंकि वो कैसा फॉल्ट है? इंजीनियरिंग का फॉल्ट है। एयर फ्रिक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एरोप्लेन में आग लग सकती है। आपको एयर फ्रिक्शन खतरनाक होती है इसका अंदाजा उससे हो सकता है। डेथ हो गई थी एस्ट्रोनॉट की, तो आ रही थी वापस, हाँ जी, कल्पना चावला। जब कल्पना चावला की डेथ हुई थी तो वो जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर की, एयर के साथ फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो गया वो आग लग गई उसके अंदर। एयर फ्रिक्शन इतना डेंजरस हो सकता है। तो डिजाइन बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे आपने लुधियाना में टाइम में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनते देखे हो, देखे ना? और फ्लाईओवर्स के बीच में नीचे क्या देखा है आपने? पिलर्स बनते देखा है, देखा है पिलर्स बनते हुए? आपको क्या लगता है कि ठेकेदार नीचे खड़ा होकर सोचता होगा एक पिलर यहां यहां डाल दूं, चल तेरे नाम पर एक, फिर तीसरा, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पैसा बचा लेते हैं वहां बना लेते हैं। आपको लगता है ऐसा होता होगा? ऐसा नहीं होता।
प्लस स्ट्रक्चरल, प्रॉपर स्ट्रक्चरल, द प्रॉपर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ डिसीजन कि कहां कितना पिलर देना है, उस पिलर की कितनी विड्थ होगी, उस पिलर की कितनी हाइट होगी, सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। आपने देखा होगा कई फ्लाईओवर्स के ऊपर लिखा होता है, सब कुछ हमने पढ़ना है थोड़ी बातों में, और डेप्थ में नहीं पढ़ना, आप इंजीनियरिंग जाके बॉटम कि इसके ऊपर हैवी व्हीकल्स का एंट्री नॉट अलाउड। देखा है आपने, क्योंकि जब उस पुल को बनाया गया था तो हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं बनाया गया था। ये कैलकुलेट किया जाता है कि मैक्सिमम टाइम पर इस पुल पे कितना लोड आ सकता है। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, कोई ब्रिज बनाते हो, तो उसकी एक एज डिसाइड की जाती है कि इतने सालों तक ठीक रहेगा। ये सब बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है कि वो कितना लोड, कितना फोर्स झेल सकता है इसके ऊपर। आप में से कितने लोगों ने अपने घर की किसी कंस्ट्रक्शन को होते हुए देखा है? आप में से कितने लोगों ने घर के कंस्ट्रक्शन में बीम शब्द सुना है? यहां बीम डलवा दो। देखा कभी बीम कैसा होता है? देखा कभी बीम कैसा होता है? आप देखे होंगे, आपको मैं याद दिलाता हूं, 4 सरिया लिया गया होगा, 4 सरिया, और उसको एक ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में बांधा गया होगा, ऐसे रेक्टेंगुलर का शेप भी बनाया गया होगा, उसको ऐसे बांधा गया होगा। इस छत में जरूर बीच में भी कहीं ना कहीं पर क्या होगा, एक बीम डली हुई हो। अगर बीम नहीं होती तो ये छत क्या हो जाती, बैठ जाती। हम कॉमन शब्दों में क्या कहते हैं, बैठ जाएगी, बैठती बुठती क्या है, गिर जाएगी। तो हम बीच में क्या देते हैं, बीम। हम पढ़ेंगे बीम क्यों देते, ऐसे ही बीम नहीं दिया जाता। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई कोई बिल्डिंग बनती है तो बीम एक तरह का नहीं, 2 तरह का बीम होता है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बीम को क्या कहते हैं हम, पिलर्स। पिलर्स आप देखो कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा ना, साइड साइड में क्या दे रहे होते हैं, बोलो, पिलर्स। आप ये भी देखोगे कि उस पिलर की जो शेप होती है वो आई शेप्ड होती है। आगे पढ़ना है इस बारे में भी, चैप्टर में पढ़ना क्या आपको समझ में आ रहा है कि सॉलिड की, चैप्टर का नाम सॉलिड क्यों है, क्योंकि सॉलिड्स के बिहेवियर के बारे में ही पढ़ेंगे। और सॉलिड की कौन सी बिहेवियर, फ्लेक्सिबल बिहेवियर। कौन सी बिहेवियर, फ्लेक्सिबल बिहेवियर। आओ चैप्टर शुरू, ठीक है। देखो सॉलिड्स, आप में से कोई लिखना नहीं, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना बेटा, क्विकली लिखोगे। सबसे पहले, द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड प्लेज अ वाइटल रोल इन इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। थ्योरी है तो क्विकली लिखते चलोगे ताकि मैं चैप्टर में मैक्सिमम डेप्थ पर जल्दी बढ़ सकूं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डिजाइनिंग में। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ हमने इन चीजों को पढ़ना है, कहां कैसे सॉलिड ये इतना वाइटल रोल प्ले करता है हमारी कंस्ट्रक्शन में, हमारे इंजीनियरिंग में, हमारी डिजाइनिंग। ओके, स्टॉप राइटिंग। सबकी मैं कंसंट्रेशन चाहता हूं, पहले आराम से आप हर चीजों को सुनते चलो, समझते चलो, फिर हम आगे लिखेंगे। अगर आपका एंड में रह जाएगा तो मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्रिटिकल पार्ट है, आज हम पूरी थ्योरी चलेंगे, बट कंसंट्रेशन रखना, ठीक है। सबसे पहले इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड क्या है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दो वापस देखो। अभी मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसलिए लिखाना का नहीं चूज किया ताकि आपको मैं हर एक बात समझा सकूं। समझने पर ध्यान देते हैं, लिखने के लिए आपके पास नोट है। अगर किसी का छूट गया तो मेरे को बता देना, मैं शाम को नोट विलिंगफुल। अगर आप नहीं लिखोगे तो नहीं शेयर, पता मैं देख रहा हूं सब। तो अगर छूट गया तो अलग बात है, बट आपने नोट साथ साथ में बनाना है। चलो टॉपिक भी ध्यान देते हैं। तो मैंने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई, इससे इसकी शेप बदल रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग। दैट फोर्स इज नोन एज माय डीफॉर्मिंग फोर्स। जैसे आपके पास यहाँ पर कोई चीज पड़ी थी, आपकी आदत होती है ना इसको पकड़ के ऐसे घुमाना, ऐसे बेंड करना। ये देखो मैंने फोर्स लगा कर ऐसे कॉल्ड, तो मैंने फोर्स लगाई है, दिस इज डीफॉर्मिंग फोर्स। अब किसी भी चीज को डिफॉर्म करो, उसकी खुद की टेंडेंसी होती है वापस अपनी शेप गेन करने की। बोलो यस और नो, देखो चेक करो।
तो छोड़ूंगा वापस लगा, है कि नहीं? ऐसा रहेगा ऐसे करके छोड़ दूंगा तो नहीं रहेगा। तो मैंने फोर्स लगाई, डेट इज डिफॉर्मिंग। तो इसके कान के मॉलिक्यूल्स ने, इस पेन के मॉलिक्यूल्स ने जो अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में लगाई, डेट इज रीस्टोरिंग। दैट फोर्स इज नोन एज माय रीस्टोरिंग फोर्स। तो दो फोर्स है, जो भी फोर्स आप अप्लाई करते हो, दैट अप्लाइड फोर्स इज नोन एज माय डिफॉर्मिंग फोर्स। मैं फिर से फोर्स की नियत क्लियर कर देता हूं। यहां फोर्स का नियत बॉडी को एक्सेलरेट करना है ही नहीं। अगर मुझे हर्षित को यहां से डिस्प्लेस करना है, एक्सेलरेशन में लेकर आना है, तो मैं हर्षित पर कुछ ऐसे फोर्स लगाऊंगा, अपनी तरफ खींचूंगा, दूर लेके जाऊंगा, उठाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मुझे हर्षित को डिफॉर्म करना है, तो मैं अलग अलग तरीके से फोर्स लगा सकता हूं, है कि नहीं? मैं ऐसे इसको पकड़ लूं, डिफॉर्मिंग ऑफ हर्षित, है ना? डिफॉर्मिंग इतना शुरू कर, इलास्टिसिटी चेक करने के लिए दोनों कान इधर पकड़, दिस फोर्स आर नोन एज माय डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अब फोर्स से हम बॉडी को एक्सेलरेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, फोर्स से हम बॉडी की शेप को डिफॉर्म करने की कोशिश, ठीक बात है? और उसके खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स सेटअप होगा, दिस इज नोन एज माय restoring force. This force is known as my restoring force. So what is restoring force? It is the force set up within the molecules of the body. The force set up within the molecules of the body. Deforming force कौन है? जो आप लगाते हो। और restoring force कौन है? तो बॉडी अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में लगाती है। रुकना बच्चों, लिखने के लिए टाइम देंगे एंड में, है ना? थोड़ा सा फ्लो बनाता हूं और टॉपिक और समझते हैं आगे की तरफ बढ़। इस रीजन को समझने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, एंड विच इज नोन एज स्प्रिंग बॉल सिस्टम। क्या कहा गया इसका नाम? बोलो बच्चों, स्प्रिंग बॉल सिस्टम। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, समझने के लिए ऐसा मान लिया गया। आप स्प्रिंग को खूब अच्छे से समझ, आप ये खूब अच्छे से जानते भी हो कि अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी वापस अपनी शेप गेन करने की। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग की वापस टेंडेंसी होगी अपनी शेप गेन करने की। मतलब आप स्प्रिंग को अगर खींचो तो भी अपनी नेचुरल लेंथ पर आना चाहता है, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो भी अपने नेचुरल लेंथ पर आना चाहता है, ठीक है? ऐसा ही तो कुछ सॉलिड भी बिहेवियर दिखा रहा है। देखो, हर्षित के पेन को मैंने यहां से ऐसे खींचा और छोड़ा, और ये वापस अपनी शेप को गेन करना चाहता है। इस चीज को समझने के लिए साइंटिस्ट ने बच्चों को समझाने के लिए एक मॉडल दिया, एंड दैट मॉडल इज नोन एज माय स्प्रिंग बॉल मॉडल। और ये मॉडल ये कहता है कि जितने भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आपस में एक स्प्रिंग से अटैच्ड हैं। क्या ऐसा एक्चुअली है? नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं है। आपने ऐसा मान लिया टू अंडरस्टैंड दिस इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो उसको समझना आसान हो गया कि भाई अगर आप किसी सॉलिड का माइक्रोस्कोपिक व्यू स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा दिख सकता है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा है नहीं। इट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, टर्म्स देखते हैं। टर्म्स की आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, इनकी मतलब समझ में आना बहुत जरूरी। द फर्स्ट टर्म इज इलास्टिसिटी। फर्स्ट टर्म इज इलास्टिसिटी। एक बात बच्चों अपने दिमाग में यहां पर बिठा लोगे, बहुत सारा बच्चा ये टेक करता होता है, जो इलास्टिसिटी डे टू डे लाइफ में वर्ड यूज होती है वो, और जो फिजिक्स में इलास्टिसिटी है, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट टर्म्स हैं। दे बोथ आर नॉट द सेम टर्म्स। डेफिनेशन देते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज बीइंग रिमूव्ड। मतलब क्या? मतलब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे, अगर बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर रही है, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज नोन एज इलास्टिसिटी, एंड बॉडी इज सेड टू बी एन इलास्टिक बॉडी। बॉडी इज सेड टू बी एन इलास्टिक बॉडी, ठीक है? अब आपने बोला कि सर इसमें तो क्या है, कुछ ही डेफिनेशन है जो मैं इलास्टिसिटी समझता हूं। मैं आपको एग्जांपल देख, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और आपके पास एक का रॉड है, फिजिक्स के रॉड इज मोर इलास्टिक। कंफ्यूजन हो गई होगी, ये कैसे हुआ? तभी मैंने आपको पहले एक चेक पॉइंट बता दिया है कि डेफिनेशन सेम है, बट आगे इलास्टिसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं
फिजिक्स में कैसे समझ में जाएगा कि कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक है, कौन सी बॉडी कम इलास्टिक है? आपने देखा होगा जो अब मॉडर्न हर बहुत जगह पे बन रहा है, अगर आप देखोगे दुबई वगैरह में बहुत सारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, या मुंबई में भी कई जगह पर बहुत सारा स्ट्रक्चर बन रहा है, वो अब ये ईंट और सीमेंट से नहीं बन रहा। किससे बन रहा है? मेटल से बन रहा है। पता है आपको कि नहीं? मेटल और ग्लास से सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। नहीं पता क्या? तो इतने साल पहले अमेरिका ने तो बहुत पहले कर लिया था। कहां हुआ था उनका? जहां पे वो प्लेन क्रैश हुआ था 9/11, तो जगन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये गारा ईंट से नहीं बना हुआ था। जब उसके अंदर क्रैश किया था तो टेम्परेचर से आग लग गई थी, मेल्टिंग होनी शुरू की थी। मैक्सिमम स्ट्रक्चर आप कहो कि मेटल्स को यूज और ग्लासेस को यूज करके बनाया गया। हमारे यहाँ थोड़ा कम यूज किया जाता है क्योंकि हम ऐसे ज्योग्राफिकल जोन में है कि जहां उसको और ग्लास को यूज करने से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? इसलिए इंडिया में लोग ग्लास की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बट वो इकोनॉमिकल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ऑलरेडी उसको हीटअप बहुत ज्यादा हो जाता है, ट्रैपिंग हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। मैंने वैसे आपको ये बात बता दी। आप में से बहुत लोग आगे जाकर हाउस डिजाइनिंग या डिजाइनिंग के ऊपर जाओगे, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पेंटिंग का घर बनाना और इंजीनियरिंग डिजाइन बनाना बहुत फर्क है। उसमें हम हर एक इंजीनियरिंग फैक्टर को समझते हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा, हवा तेज चलेगी तो रहेगा कि नहीं, अर्थक्वेक आएगा कि तो रहेगा कि नहीं। आपने देखा होगा जब बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो उसके साथ लिखा होता है अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग, लिखा है कभी? लिखा हुआ जाके देखना कभी। अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग का मतलब होता है कि इतना अर्थक्वेक ये बिल्डिंग झेल सकती है। अगर कभी बहुत तेज हवा आएगी, जैसे साइक्लोन का एरिया होता है जो सी के किनारे होता है, जैसे मुंबई, जैसे उड़ीसा के बहुत सारे इलाके में, या केरला के बहुत सारे इलाके में, या गोवा के बहुत सारे इलाके में, वहां पे साइक्लोन्स आता है, हवा बहुत तेज चलती है। बिल्डिंग का ये ध्यान रखते हैं कि कितनी हवा की स्ट्रेंथ को ये झेल सकता है बिल्डिंग, सब फैक्टर फिजिक्स में हम इंक्लूड करते हैं कि अगर 150 किलोमीटर पर आवर से हवा आ रही है तो क्या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। खैर आगे चलते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर आपने बॉडी पर फोर्स हटा दी तो हटाने के बाद बॉडी अपनी शेप को रिगेन करना नहीं चाहता। क्विकली डेफिनेशन लेते हैं बच्चों। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज बीइंग रिमूव। आप एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या लिख सकते थे? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, आप क्या लिख सकते बोलो? रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, दो तरह की बॉडी है, इसके आप एग्जांपल्स याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती। दे आर वेरी क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू। ये क्या कहता है? अ बॉडी विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली फोर्स कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। मतलब जैसे इसका कान है नहीं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, जैसे ही मैंने छोड़ा फोर्स तुरंत और पूरी अपनी शेप को रीगेन कर गया। बट मेटल्स में जो एग्जांपल है वो दो पार्टिकल है, में कई बार आता होता है, दीज आर क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। ये दे आर, आपने अगर ध्यान से कभी सुना होगा, बहुत महंगी वॉचेस होती है के अंदर फॉस्फोरस ब्रॉन्ज यूज किया जाता होता है ताकि वो अपनी शेप से डिफॉर्म ना हो। ठीक है, तो क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज भी यूज किया जाता है वो वॉचेस में। तो क्वार्ट्ज एंड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इज आर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। सिमिलर टू दिस देयर इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या होगा? अ बॉडी which does not regain its original configuration at all on the removal of deforming force। जैसे पुट्टी, मड, पैराफिन वैक्स। पुट्टी समझते हो ना, वही बिरला व्हाइट पुट्टी, है कि नहीं? इसको कैसा, कैसी बॉडी कंसीडर किया जाता है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। मड भी समझते होगे आप, ऊपर जहां रहता है चढ़, है ना। पैराफिन वैक्स, वैक्स समझते हो ना, पहले में भी यूज किया होगा आपने, है ना। दीज बॉडीज आर कंसिडर्ड एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ये बेसिक डेफिनेशन थी। आगे चलते हैं बच्चों और एक टर्म समझते हैं जिससे आप काफी दिनों से वाकिफ हो, एंड द टर्म इज स्ट्रेस। देखो पहले समझना टॉपिक।
अगर आप किसी भी बॉडी पर एक फोर्स लगाते हो, क्या करते हो आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, तो आप फोर्स लगाते हो उसको क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। बोलो, बैठे रहोगे तो थ्योरी वाले चैप्टर्स ऐसे उड़ जाएंगे, जो तुम्हारी आदत है चेंज करो, पार्टिसिपेट करो, नहीं तो बस लिखते रहोगे तो बोरियत लगेगी। थोड़ी थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स आएगा तो मैं चाहता हूं मैक्सिमम न्यूमेरिकल और कंसेप्ट पे ध्यान दूं, ये नहीं कि बस मैं लिखवाता रहूं नोट्स, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिजिक्स नहीं है ये। दोबारा पार्टिसिपेट करोगे, दिमाग यहाँ रहेगा, चैप्टर साथ साथ में याद होगा। अगर आपने किसी बॉडी की शेप चेंज करनी है तो कौन सी फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। बात है, बॉडी के अपने मॉलिक्यूल के अंदर में कौन सी फोर्स सेटअप होगी, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या रीस्टोरिंग फोर्स बिना डिफॉर्मिंग फोर्स के सेटअप हो सकती है, नहीं। आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी डिफॉर्म करेगी, डिफॉर्म होगी तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या आएगा, खिंचाव, तनाव, उसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या सेटअप होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफॉर्मिंग फोर्स सेटअप हो रहा है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। समझना चाहो अपना ही कान पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, क्यों दर्द हो रही है, पकड़ो, हो रही दर्द, जोर से खींचो, खींचो जितना खींच सकते हो। तुम्हारे खींचने के बाद तो तुमको फोर्स फील हो रहा है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। तो मैंने लगाया, दिस इज, खींच लो वरना मैं आके खींचूंगा तो ज्यादा दर्द होगी, खींचो। तो फोर्स मैंने लगाया, दैट इज डिफॉर्मिंग। तो कान के मॉलिक्यूल में सेटअप हुआ, दैट इज रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग, दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। डेफिनेशन पढ़ते बच्चों, डेफिनेशन पढ़ो। When a deforming force is being applied, it changes the configuration of body. As a result, the internal restoring force will start acting and tend to bring the body into its initial configuration. This force per unit area is called stress. क्लियर है? यहां पर एक लाइन और लिखी हुई है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, इसका मतलब जब मैंने खींचा मेरे कान की शेप वैसे ही है कि बदल गई, बदल गई। दिस इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मैंने फोर्स लगाया, इस पेन की शेप बदल गई, दिस इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेस। तो सिंपल शब्दों में स्ट्रेस को क्या कह सकते हैं, फोर्स, बोलो, पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की डिफॉर्मिंग फोर्स, आप दोनों कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग, क्यों, क्योंकि अगर बॉडी को आपने पूरी तरह से तोड़ा नहीं है, इस शेप को परमानेंटली डिस्टॉर्ट नहीं किया है ना, मान लो मैंने अलग कर दिया का तो अलग बात है, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई। लेकिन अगर मेरे हाथ में है तो जितनी फोर्स मैंने लगाई है, दैट इज माय डिफॉर्मिंग फोर्स, और जितनी इसके अंदर सेटअप होगी फोर्स, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों आपस में इक्वल हो। तो न्यूमेरिकल में अगर कहीं पर रिस्टोरिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों में कुछ भी लिखा हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, डिफॉर्मिंग की रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग प्रैक्टिकल भी। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज माय स्ट्रेस। पूरी तरह से मेरा एक सवाल, ये सवाल मेरा है, तो मैं से कोई कुछ पूछना चाहता है स्ट्रेस के बारे में, एनीवन? मैं पूछता हूं, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट। पास प्रेशर था, पास प्रेशर था, डेफिनेशन भी फोर्स पर यूनिट एरिया थी, एक और टर्म क्यों डिफाइन करने की जरूरत थी, विच इज स्ट्रेस। ऐसा चेंज कर, कौन कहता नहीं चेंज करती। आप हाई हाई प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड पे जाओ तो प्रेशर देखो तुम्हारी पूरी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देगी, आपको पता है कि नहीं। अगर मैं आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल के ऐसे छोड़ दूं, क्या होगा आपके साथ पता है, आपके बॉडी का सारा ब्लड एक साथ बाहर आ जाएगा, आप गुब्बारे की तरफ फट जाओगे बिल्कुल। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है दोनों बराबर है, तो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर आप जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओ, आपने सुना होगा लोगों के नोज से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है,
क्योंकि ऊपर प्रेशर घट जाता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। अगर अभी इस रूम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 कर दिया जाए तो हम सब एक खून के बलून की तरह ऐसे फट जाएंगे। हमारे बॉडी के अंदर का ब्लड इसलिए सर्कुलेट कर रहा है क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब कई बायो टीचर बोले फिजिक्स की क्या जरूरत है, बोलो ब्लड फ्लो होगा तब तो पढ़ाओगे, और ब्लड फ्लो तभी होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अंदर के प्रेशर के बराबर होगा। इवन एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा हार्ट अटैक भी मैं, खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता। हाँ जी, मैं वापस आता हूं अपने क्वेश्चन पर। मुझे बताएगा हार्दिक सूद कि भाई प्रेशर में और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस था। मैं एक करके पूछूंगा, ऐसे तुम चुपचाप बैठे रहो। अगर क्या दोनों सेम टर्म है या अलग टर्म है? अगर सेम है तो क्यों, और अलग अलग है तो क्यों? वैसे मैं डेफिनेशन दोनों की बता दूं, बोथ आर फोर्स पर यूनिट। क्विकली रॉन्ग। निपुण काफी डिस्कशन कर रहा है इसके ऊपर, उसको पता होगा। हाँ जी निपुण बताओ। हाँ कोई बात नहीं, बता दो, पीछे बता रहे थे मुझे ही बताओ। कौन बताएगा? जैन साहब, सॉरी जोकोबो। हाँ जी, रामपाल। रामपाल टेंसर क्वांटिटी तो हमने नाम रख दिया, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, स्ट्रेन टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स तो दोनों जगह है बेटा। मैं इसके कान को बोलूंगा खुद इंटरनल फोर्स सेटअप कर लो, कहां करेगा? मैं फड़ूंगा खींचूंगा तो मैं लगाऊंगा फोर्स, तो इसके कान में अंदर से मॉलिक्यूल की लगेगा। इसका पेन लूंगा, इसको बोलूंगा अपने मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स सेटअप करो, किया नहीं किया? क्या तो किया। चलो मैं बताता हूं आपको। हाँ हाँ कुछ बोलना चाहते कुछ? नहीं वैसे ही गलती। चलो ठीक है, हाँ जी मैं बताता हूं क्या है डिफरेंस। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। मैथमेटिकली दोनों बातें देखने के लिए सेम लग रही है, बट स्ट्रेस और प्रेशर अलग टर्म है। कैसे अलग है? जो प्रेशर है, जो प्रेशर है, ध्यान दो, जो प्रेशर है वो किसी भी बॉडी पर हमेशा केवल टेंजेंशियली लग सकता है, या लगता है। जहां भी प्रेशर लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा बोलो, सॉरी परपेंडिकुलर लग रहा होगा। कैसा लग रहा होगा बोलो? परपेंडिकुलर। कहीं भी देख लो प्रेशर कैसा लग रहा होगा बोलो? परपेंडिकुलर। जब फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो, एक बार मैं दोबारा बात बोल देता हूं, मैं आगे पीछे। जो स्ट्रेस है और जो प्रेशर है वो दोनों टर्म्स अलग है, पर कई जगह पर दोनों में सिमिलैरिटीज। पहले सिमिलैरिटीज की, अगर जो बॉडी पर फोर्स लग रही है और वो फोर्स बॉडी पे परपेंडिकुलर लग रहा हो, कैसे लग रहा हो बोलो? परपेंडिकुलर, तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों बातें सेम है। तो सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं? मैं समझा। मान लो आप एक रॉड ले लो, रॉड को ऐसे दबाओ, अभी स्ट्रेस और प्रेशर दोनों से कोई डिफरेंस नहीं। रॉड को ऐसे खींचो, स्ट्रेस प्रेशर सेम। कभी कपड़ा, अपना कपड़ा कभी धोया तुम लोगों ने? कपड़े धोते धोया कभी? तो कभी निचोड़ा है? नहीं निचोड़ा को देखा होगा। जब आप कपड़े को निचोड़ना समझते हो कि नहीं? कॉन्वेंट निचोड़ना है ना? निचोड़ने का मतलब होता है कपड़े को पकड़ के जब आप निचोड़ रहे हो तो जो बॉडी पर आप फोर्स लगाते हो, दैट फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर, दैट इज टेंजेंशियल। इसको हम हिंदी में शब्द कहते हैं मरोड़ना। जोकोबो हाँ देना। जैसे अगर मैं इसको खींच रहा हूं, यहां पर स्ट्रेस और प्रेशर दोनों बराबर है, लेकिन अगर मैं इसके हाथ को ऐसे बेंड कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं ना, इज कॉल्ड, देखो मेरा फोर्स कैसे लग रहा है, माय फोर्स इज टेंजेंशियल। की बॉडी इधर घूम रही है, मेरी फोर्स कैसे लग रही है? टेंजेंशियल। जब टेंजेंशियल फोर्स लगती है, अगर आपको दो मैं ऐसे वायर दे दूं और आप दोनों वायर को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, क्या आप अपने कपड़े को निचोड़ रहे हो? फोर्स लग रही है? लग रही है। फोर्स लग रही है? लग रही है। बॉडी डिफॉर्म हो रहा है? हो रहा है।
क्या बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रहा है? हो रहा है। अगर चेक करना चाहो तो बगल वाले को हाथ दो, चेक करके दिखा देगा। ऐसे पकड़ो, पाओ, देखो आपके अपने आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या सेटअप हो रहा है? क्या सेटअप हो रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स। यहां यहां प्रेशर और स्ट्रेस दोनों बराबर, तो प्रेशर और स्ट्रेस कब बराबर है? अगर बॉडी पे लगने वाला फोर्स सिंपली कंप्रेसिबल हो या इलोंगेशन इन नेचर हो, तो स्ट्रेस और प्रेशर दोनों कैसा टर्म होगा? सेम टर्म होगा। लेकिन अगर आप बॉडी को क्या कर रहे हो? बेंड कर रहे हो, ट्विस्टिंग कर रहे हो, ट्विस्टिंग सही शब्द है इंग्लिश का, है ना? ट्विस्टिंग कर रहे हो, तो ड्यूरिंग ट्विस्टिंग देयर इज सम स्ट्रेस बट देयर इज नो प्रेशर। अगर ट्विस्टिंग नहीं आता तो स्ट्रेस नया टर्म डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी, ये और प्रेशर दोनों टर्म क्या रहता? बराबर। तो मैथमेटिकली स्ट्रेस एंड प्रेशर इज इक्वल, बट देयर इज वन डिफरेंस, दैट स्ट्रेस इज आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्विस्टिंग, ठीक है, बट प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्विस्टिंग। ठीक बात है। तो मैथमेटिकली आप सिंपली क्या लिख सकते हो? देखो, स्ट्रेस को रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एक चीज आप याद रखना, ये मैंने आपको बता दिया है, इफ देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन देन रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। मैंने बताया था ना, अगर आपने बॉडी को परमानेंटली, जैसे मैंने बताया, तोड़ नहीं दिया है, तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स आपस में दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कुछ चीजें क्विकली देखो, जो बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस का न्यूटन, एरिया का मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये सेम हम यूनिट कहां यूज करते थे? प्रेशर में भी यूज करते। बहुत बढ़िया बच्चों। फॉर्मूला देख लो, स्ट्रेस का फॉर्मूला डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, और अगर स्ट्रेस किसी एक पॉइंट पे लग रहा हो तो आपको पता है हमने सेक्शन बहुत छोटा ले लेना है, और डेल्टा क्या बन जाएगा? डी एफ बाय डी ए। आपने बहुत बार पढ़ लिया है इसको ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस की तरह हो जाएगा। ठीक बात है। आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, क्विकली देखना, क्विकली देखना। सबसे पहला नॉर्मल स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहला टाइप कौन सा है? बोलो बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस। क्या है नॉर्मल स्ट्रेस? जब बॉडी पर फोर्स कैसे लग रही है? परपेंडिकुलर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखो, उसके बाद आप नोट डाउन करोगे। ये कैसा स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस। ये भी कैसा स्ट्रेस है? नॉर्मल। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये कंप्रेसिबल है, ये इलोंगेशन के लिए। ठीक बात है। और यहां भी सेम डेफिनेशन होगी, द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आ जाओ आगे। टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, यही दोनों का एग्जांपल है। अगर आप दबा रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर आप उसको खींच रहे हो तो क्या बोलोगे? टेंसाइल स्ट्रेस। बोथ एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक बात है। एक बार दोबारा, अगर बॉडी पर फोर्स कैसे लग रही हो? परपेंडिकुलर, तो कैसा स्ट्रेस कहेंगे? बोलो, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितने टाइप का? दो टाइप। कौन कौन सा? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। यहां देखो एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है? टेंसाइल या कंप्रेसिव? टेंसाइल। जब आप खींचोगे और अगर दोनों को अलग कर दोगे तो ए के भी हर जगह पर खींच रहा होगा और बी के भी हर जगह पर खींच रहा होगा। यहां पे भी जब आप कंप्रेस करोगे, किसका एग्जांपल है? टेंसाइल या कंप्रेसिव? कंप्रेसिव। एक लास्ट स्ट्रेस समझते हैं बच्चों, फिर आप नोट डाउन करना। कॉल्ड टियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहां देखना बच्चों, ये बुक है तो समझना चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। जैसे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, बाकी चैप्टर पढ़ने में सॉलिड फ्लूइड बहुत मजा आएगा, मजे से पढ़ोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे शुरू से। इसके अंदर सेकंड बुक एनसीईआरटी सारी हमने शुरू। बुक को देखना और इसके इस फेस को देखना बच्चों। ध्यान, मैं लिखा इसलिए सारा नहीं रहा हूं कि बस लिखाते रहो तो बहुत मोनोटोनस होता है। मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं। मैं समझा दूंगा, नोट शेयर कर दूंगा, कोई डाउट होगा दोबारा बैठ के मेरे से। इस फेस को देखो, ये फेस अपनी जगह पर फिक्स है, कंफर्म? यस सर। मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई, ऐसे फोर्स लगाई, तो देखो आगे वाला फेस आगे चला गया और नीचे का फेस नीचे रह गया। प्लीज कंफर्म यस सर नो। सबको दिख रहा है? बोलो यार, आवाज निकलती। पक्की बात है। यहां पर जो मैंने फोर्स लगाई है,
परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल, ऐसा ही कुछ। ये पहले यहां से फिक्स था, मैंने ऐसे फोर्स लगाई और ये यहां से इधर की तरफ ऐसे शिफ्ट। एक बार दोबारा ध्यान से देखना, ये यहां था, मैंने ऊपर फोर्स लगाई और ये यहां से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जो मैंने फोर्स लगाई, दैट फोर्स इज टेंजेंशियल, दैट फोर्स इज टेंजेंशियल। और यहां जो स्ट्रेस हुआ, दैट स्ट्रेस इज नोन एज माय शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बोला, जब आप कपड़े को निचोड़ रहे हो होने के बाद, यू आर अप्लाइंग सम शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। आप किसी रॉड को ऐसे बेंड कर रहे हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। आप किसी के हाथ को ऐसे घुमा रहे हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। आप अपने कार या बाइक के एक्सीलरेटर को घुमा रहे हो, पर अप्लाइंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। नहीं, कार की, सॉरी बाइक की, कार की नहीं। व्हेन यू आर अप्लाइंग इन कार, इट इज नॉर्मल स्ट्रेस। सीधा लगा रहे हो, कार का एक्सीलरेटर पे पांव ऐसे घुमा के थोड़ी लगाते होते, सीधा प्रेस करते, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन एक्टिवा पे सीधा नहीं लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रही है? दिस इज शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियल सरफेस ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। ये याद रखना है, प्रोड्यूसेस द चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंज इन एनी वॉल्यूम। देखो वो हाथ दो, इसके हाथ का वॉल्यूम ऐसे करने से चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा रह गया तो शेप चेंज हो गया। दिस इज चेंज ऑफ शेप, नॉट चेंज इन वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? दिस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। फॉर्मूला बच्चों सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने फोर्स सर्टेन एंगल पे लगाया है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट कैसे बिहेव करेगा बोलो? टेंजेंशियल की तरह। और दूसरा कंपोनेंट कैसे बिहेव करेगा बोलो? नॉर्मल की तरह। नाउ दिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज बिहेविंग लाइक एन नॉर्मल, इट इज प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग द टेंजेंशियल स्ट्रेस। फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स द सेम। हाउ क्विकली यहां तक नोट्स बनाते हैं बच्चों? लिखोगे सब कोई साथ में, कोऑर्डिनेटेड स्पीड से लिखोगे। कहां से शुरू करना था बच्चों? आ जाओ जी, आगे फर्स्ट पेज। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड से शुरू लिखो, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। 10 मिनट का टाइम है, सबने नोट्स पूरा कंप्लीट करना है और ध्यान से लिखते चलना है।